equation of a wave on a string of linear mass density 0.04 kg meter inverse यानी ही kg per meter is given by y equal to 0.02 sin 2 pi t upon 0.04 minus x upon 0.50। तो ये आपको प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दिया है। तो द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग में का टेंशन कितना ये हमें पूछा है। तो देखो भाई, आपको स्टेशनरी वेव दी है तो आपको मालूम है कि भाई ये दो एंड, ये स्ट्रिंग, तो एक वेव इधर से जाती है, ये प्रोग्रेसिव वेव, और दूसरी वापस आती है। तो ये इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव, ये रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव, इससे बनी ये स्टेशनरी वेव। तो ये जो वेव इंसिडेंट की गई इसका इक्वेशन आपको दिया है। क्या दिया इक्वेशन? फिर गिवन हमें दिया है y इक्वल टू 0.02 साइन 2 पाई t अपॉन 0.04 माइनस x अपॉन 0.50 से इक्वेशन 1। बट वी हैव, लेकिन हमारे पास इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव का y इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा से इक्वेशन 2। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 करो बरा कंपैरिजन, y y सेम इक्वल टू सेम। तो ये a एम्पलीट्यूड कितनी रहे? 0.02, साइन साइन सेम, 2t सेम, स्मॉल t सेम। तो ये कैपिटल T पीरियड यानी 0.04 माइनस x सेम, तो ये लैम्बडा वेवलेंथ कितनी रहे? 0.50। तो देयरफॉर A की वैल्यू हमें मिली 0.02 मीटर, T पीरियड की वैल्यू मिली 0.04 सेकंड, और लैम्बडा वेवलेंथ की वैल्यू मिली 0.50 मीटर। यस, और हमें पूछा है उन्होंने टेंशन, ये स्ट्रिंग में कितना ऐसा टेंशन लगाया जाए, टेंशन है कितना लगाया जाए इस स्ट्रिंग में ताकि ये वाइब्रेट हो। हाँ, तो मैंने आपको वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की वेलोसिटी, मतलब इधर से जो प्रोग्रेसिव वेव जा रही है और उधर से जो आ रही है उसके वेलोसिटी का फार्मूला बताया। v इक्वल टू क्या होता है रे? रूट t बाई एम। यहाँ t यानी टेंशन, लेकिन यहाँ t आ गया पीरियड के लिए। क्या आ गया रे बाबू? ये पीरियड के लिए है कि नहीं? तो मैं पीरियड के लिए जो है ये t है, तो टेंशन के लिए T1 ले लूँ क्या चलेगा? तो T1 यानी टेंशन, वैसे टेंशन हम T से डिनोट करते हैं, लेकिन ये पीरियड के लिए T आ गया, इसलिए टेंशन के लिए T1 चलेगा रे बाबू। तो ये टेंशन T1, हाँ T1। तो भाई ये टेंशन हमें पूछा है, तो स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग। तो ये v स्क्वेयर इक्वल टू T1 बाई एम। तो T1 इक्वल टू यम इधर लेके आओ तो v स्क्वेयर यम, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, T1 इक्वल टू v स्क्वेयर यम। हाँ, अच्छा बाबा, इधर हम साइड वर्क देखेंगे। तो साइड वर्क मेरे बाबा, यहाँ आप देखेंगे प्रॉब्लम में, तो आपको स्मॉल m की वैल्यू तो दी है ना उन्होंने, 0.04 दी है। हाँ, लेकिन सर v नहीं दिया है ना, v दिया है क्या? नहीं। तो v हम फाइंड करेंगे, ये जो डाटा हमारे पास है, तो v इक्वल टू होता है n लैम्बडा। लैम्बडा यानी वेवलेंथ वो है सर, लेकिन n फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, तो n फ्रीक्वेंसी यानी 1/t, और ये लैम्बडा वैसे t यानी ये पीरियड। क्लियर?
तो फिर v इक्वल टू ये हो गया 1 इंटू लैमडा यानी लैमडा अपॉन टी। तो लैमडा की वैल्यू है 0.50 और टी की वैल्यू है 0.04। तो इसको 2 डिजिट सामने लेके गए, इसको भी 2 डिजिट सामने लेके गए, तो बैलेंस हो गया, ये हो गया 50 और ये हो गया 4 और 50/4 यानी 12.5 इतना मीटर पर सेकंड। यस, तो v की वैल्यू हमें मिल गई। तो फिर हमें t चाहिए, तो मैं इधर लिखता हूँ, चलेगा। तो ये t टेंशन T1 इक्वल टू v की वैल्यू 12.5 का स्क्वायर इंटू स्मॉल m हमें दिया है, कितना दिया है मास पर यूनिट लेंथ 0.04। 0.04 तो 12.5 का स्क्वायर यानी 12.5 इंटू 12.5 दो बार और ये 0.04, इसकी टोटल वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आती है 6.25 न्यूटन। 6.25 न्यूटन। तो बोलो बरा ये कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए टेंशन की वैल्यू T1 यानी टेंशन। ट्यूनिंग फोर्क इज यूज, एक ट्यूनिंग फोर्क यूज किया जा रहा है टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन ए ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब कांच की ट्यूब, उसमें रेजोनेंस प्रोड्यूस करने के लिए, रेजोनेंस यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वह ट्यूनिंग फोर्क और उस पाइप की। हाँ, द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इन दिस ट्यूब कैन बी एडजस्टेड बाय ए वेरिएबल पिस्टन। लेंथ वो एयर कॉलम की यानी एयर कॉलम उस ट्यूब का उसकी एडजस्ट की जाती है। एक पहली लेंथ L1 और फिर दूसरी लेंथ L2, अभी मैं फिगर में बताऊंगा। एट रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया है लेकिन इसकी हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। टू सक्सेसिव रेजोनेंसेस आर प्रोड्यूस एट 20 सेंटीमीटर एंड 73 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम लेंथ। तो पहला रेजोनेंस हो रहा है पहली लेंथ L1 पे जो कि 20 सेंटीमीटर है, और दूसरा रेजोनेंस हो रहा है दूसरी लेंथ L2 पे जो कि 73 सेंटीमीटर है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इज 320 हर्ट्ज, अगर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज है तो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज। तो आपको पूछा है वेलोसिटी किसकी? साउंड की। तो जब भी रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोला गया तो फॉर्मूला यूज करना है V इक्वल टू 2n L2 माइनस L1। ये फॉर्मूला यूज करना है V इक्वल टू 2n L2 माइनस L1। V यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड, n यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, L2 यानी फाइनल लेंथ ऑफ द पाइप, फाइनल रेजोनेटिंग लेंथ, और L1 यानी इनिशियल रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ द पाइप। हाँ, तो यहाँ पे ये साइड वर्क, तो n हमें फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी दी है बोलो? वो दी है 320 हर्ट्ज। ओके, उसके बाद हमें L1 और L2 ये लेंथ दी है। L1 कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यानी 0.20 मीटर, और दूसरी कितनी दी है? 73 सेंटीमीटर यानी 0.73 मीटर। यस, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और आंसर मिलाएंगे। तो 2 इंटू n की वैल्यू 320, L2 है 0.73 माइनस L1 है 0.20, 320 की डबल आती है 640 इंटू ये डिफरेंस कितना आता है बताओ? 0.73 माइनस
0.20, तो ये आता है 350.53, यस। और इसका अगर सादा मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो ये आंसर आता है 339.2, इतना मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया आंसर। और ऑप्शन कौन सी है बताओ? ऑप्शन बी है। लेकिन अभी मैं आपको इस रेजोनेंस ट्यूब का कंसेप्ट बता रहा हूँ। आंसर तो मिल गया हमें, इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ कि रेजोनेंस ट्यूब में होता क्या है। तो ये बरोबर समझ लो। तो एक ट्यूब रहती है, ये ट्यूब यानी पाइप, ओपन पाइप रहता है। ये एक वेसल होता है, ये वेसल। और इस वेसल में आप देखेंगे पानी वाटर भरा होता है। तो वाटर भरे रहने के कारण क्या होता है, आप देख रहे हैं वाटर भरे रहने के कारण एक एंड अभी क्लोज हो गया। तो पहले पाइप तो दोनों एंड से ओपन था, लेकिन अभी पानी के कारण एक एंड से क्लोज हो गया। तो पहली केस में अब ये देखो ट्यूनिंग फोर्क यूज किया जा रहा है। आपको मालूम है ट्यूनिंग फोर्क, मैंने कई बार बताया कि ये ट्यूनिंग फोर्क होता है, ये उसका स्टेम यानी हैंडल होता है, और ये दो उसके प्रॉन्ग्स होते हैं, एक और ये दूसरा। तो ये ट्यूनिंग फोर्क क्या किया जाता है, एक रबर कॉर के ऊपर स्ट्रक किया जाता है और ऐसा रखा जाता है। उसके कारण स्ट्रक करने के कारण ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने के कारण ये साउंड एमिट करता है, और वो साउंड वेव्स ये इस प्रकार से देखो इस क्लोज पाइप में आई, इंसिडेंट हुई और पानी से रिफ्लेक्ट हो गई। तो पहली केस में ये अगर आप लेंथ देखेंगे तो ये L1, इसको रेजोनेटिंग लेंथ बोलते हैं, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और इस पाइप की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। जब सेम होती है तो उसको रेजोनेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेजोनेंस। लेकिन सर ये तो पहली ही लेंथ मिली L1, दूसरी लेंथ L2 कहाँ पे है? हाँ, दूसरी लेंथ L2 कहाँ पे है? अच्छा, एक दूसरी लेंथ बताने के पहले बता दूँ। आप बोलेंगे सर ये जो पाइप यहाँ रखा ये ऐसे का कैसे रहेगा यहाँ पे, ये तो नीचे गिर जाएगा। नहीं, यहाँ पे एक रेटोर्ट स्टैंड होता है। क्या होता है रे बाबू? एक रेटोर्ट स्टैंड होता है, एक ऐसा रेटोर्ट स्टैंड होता है, और उस रेटोर्ट स्टैंड पे ये जो ट्यूब है ये होल्ड करके रखी जाती है, होल्ड करके रखी जाती है, पकड़ के रखी जाती है। तो नीचे कैसे गिरेगी? नहीं गिरेगी नीचे। अच्छा, ये बात होगी। अब सर दूसरी लेंथ कैसे मिलती है? तो इसी पाइप को जो अभी पानी के अंदर है इतना, इसको ऐसा अप किया जाता है, अप किया जाता है, और तब तक धीरे धीरे इसको अप किया जाता है। अप करना और ये ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्रक करके यहाँ रखना, जब तक वो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और ये एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, तब तक वो उसी प्रकार से रखा जाता है, मतलब वो प्रोसेस की जाती है। तो अभी ये पाइप धीरे धीरे अब जा रहा है। तो देखो ये पाइप मैं अभी यहाँ से हटा रहा हूँ और इसको अप लेके जा रहा हूँ। तो ये अप जा रहा है ऐसे, यस, अप जा रहा है ऐसे। तो अभी आप देखेंगे इस केस में, आप देखेंगे दूसरे केस में क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट बनाना रे बाबा, यस। तो ये ट्यूनिंग फोर्क जो है अभी यहाँ पे रखा, ये ऐसा स्ट्रक किया और रखा, तो ये वाइब्रेट होता है, साउंड एमिट करता है। तो यही जो साउंड वेव है ये देखो ये 3 आधे लूप के रूप में आती है, 3 आधे लूप के रूप में। मतलब ये देखो ये वाली इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव, 3 आधी लूप हुई। पहले इसमें एक ही आधी लूप थी रे बाबू, पहले इसमें कितनी थी?
अभी दूसरे इसमें 3 आधी लूप, तो इसकी अभी जो लेंथ है ये है रे बाबू L2। तो अभी ये ट्यूनिंग फोर्क और ये जो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम है इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई, हाँ, तब ये अभी दोनों रेजोनेंस में। तो अभी लेंथ L2, अरे हाँ, तो L1 इनिशियल लेंथ जब आधी लूप उसमें तैयार हुई थी, L2 फाइनल लेंथ जब उसमें 3 आधी लूप तैयार हुई। तो ये है रे बाबा रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ जो साउंड ये देखो आया, ये देखो इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव, इनकी वेलोसिटी जो है उस वेलोसिटी का ये फार्मूला है v इक्वल टू 2n L2 माइनस N1। n यानी वो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और ये L2 माइनस L1, जहाँ L1 है वो इनिशियल लेंथ, इनिशियल रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ अ पाइप, और L2 यानी फाइनल रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ द पाइप। हाँ, तो फार्मूला ये आया था v इक्वल टू 2n L2 माइनस L1, यानी वो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी। तो प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, एमसीक्यू का आंसर तो मैंने बता दिया, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको फिर बोला जाता है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्योंकि ये ट्यूब यूज हो रहा है, सोनोमीटर में वायर यूज होती थी, स्ट्रिंग यूज होता था, और यहाँ ट्यूब यूज हो रहा है, और यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए इसका नाम रेजोनेंस ट्यूब, और ये एक्सपेरिमेंट, इसलिए रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्लियर? यस। ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग is y equal to 0.06 sin 2 pi x upon 3 into cos 120 pi t। तो ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन हमें दिया है, ये दिया है, और एक स्टेशनरी वेव का इक्वेशन हमारे पास है, जनरल इक्वेशन। हाँ, दोनों की हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, और हमें वहाँ से कुछ टर्म्स मिलेंगे सामने। फिर इफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 kg मीटर इनवर्स, यानी kg पर मीटर। तो स्मॉल m दिया है, मास पर यूनिट लेंथ। तो द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, स्ट्रिंग में का टेंशन क्या ये बताओ। तो देखो भाई, ये दो रिजिड सपोर्ट, ये स्ट्रिंग, और ये एक प्रोग्रेसिव वेव, और ये दूसरी रिटर्न आई प्रोग्रेसिव वेव, ये बन गई स्टेशनरी वेव। है ना रे बाबू, स्टेशनरी वेव। ओके, तो भाई इसकी जो वेलोसिटी है किसकी, इधर से जाने वाली प्रोग्रेसिव वेव या उधर से आने वाली, ये है v इक्वल टू रूट टी बाई एम। v यानी वेलोसिटी ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, इधर से जाने वाली हो या उधर से आने वाली, T यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग, और M यानी मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर है बाबू? यस। तो हमें ये टेंशन पूछा, तो स्क्वेयरिंग करते हैं, तो वही गेट। तो v स्क्वेयर इक्वल टू टी बाई एम, यम इधर लिया तो v स्क्वेयर यम इक्वल टू टी, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो t इक्वल टू वी स्क्वेयर यम। अच्छा, अभी हमें यम स्मॉल यम तो दिया है, लेकिन v हमें मालूम नहीं, तो हमें v फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए रे बाबा यहाँ साइड वर्क, साइड वर्क, तो साइड वर्क में हमें जो स्टेशनरी वेव, ये पूरी स्टेशनरी वेव, इधर से जाने वाली प्रोग्रेसिव वेव, मतलब ये इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव और ये रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव, इससे बनी है स्टेशनरी वेव। तो ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन हमें दिया है y इक्वल टू, क्या दिया है, 0.06 साइन, हाँ, 2 पाई x अपॉन 3 इंटू कॉस 120 पाई टी, ये दिया है ना, से इक्वेशन 1। तो ये हमें गिवन है,
बट वी हैव, लेकिन हमारे पास इक्वेशन है, कौन सा रे बाबा, बताओ बरा, y इक्वल टू ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इंटू साइन ओमेगा टी से इक्वेशन 2। इसमें ख्याल में रखना, ये कॉस यहाँ लिख सकते हैं साइन की जगह, और ये साइन कॉस के जगह लिख सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ साइन टर्म के साथ x दिया और कॉस टर्म के साथ t दिया, और हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन है वहाँ कॉस के साथ x और साइन के साथ t है। लेकिन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसके पहले भी बताया है कि ये कॉस जो है इस साइन के जगह लिखा जा सकता है और ये साइन इस कॉस के जगह। तो ये कॉस जो है इसके जगह ये साइन लिख रहा हूँ तो ये साइन, और ये साइन के जगह ये कॉस लिख रहा हूँ तो ये कॉस। अभी आप तुलना कंपेयर कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर वाई वाई इक्वल है, समान है, इक्वल टू समान, तो ये 2a इक्वल टू, तो देखो 2a इक्वल टू 0.06 मीटर, साइन साइन समान, एक्स एक्स समान है कि नहीं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताई वो हमेशा याद रखो, ये जो 2 पाई अपॉन लैम्बडा है यही होता है के, और इसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो 2 पाई बाय लैम्बडा यानी के, तो बताओ बरा ये 2 पाई बाय लैम्बडा यानी के, ये देखो एक्स एक्स समान, तो ये के यानी क्या होगा रे, तो के यानी हो गया 2 पाई बाय 3। ये कॉस कॉस समान, टी टी समान, तो ये ओमेगा यानी क्या रे बाबू, 120, ये रेडियन पर सेकंड। ओके, 120 पाई, यस। लेकिन सर हमें तो v चाहिए ना सर, बिल्कुल, तो नाउ v का फार्मूला मैंने आपको बताया रे बाबू, v का फार्मूला ओमेगा और k के रूप में बताया मैंने, तो v इक्वल टू ओमेगा बाय के। हाँ, तो ओमेगा कितना है बोलो, 120 पाई, और k कितना है 2 पाई बाय 3, तो 120 पाई, वैसे ही ये डिवीजन के जगह मल्टीप्लाई, 2 पाई बाय 3 को रिवर्स करो तो 3 बाई 2 पाई, पाई पाई कैंसल 2, और ये 120 को 60 का डिवीजन जाएगा 60, और ये ऑलरेडी 3 यानी 180 इतने मीटर पर सेकंड। ये v की वैल्यू आई रे बाबू, किसकी वैल्यू, तो फिर बताओ ये क्या आएगा फिर, तो t इक्वल टू वी की वैल्यू 180 का स्क्वायर, और स्मॉल या मास यूनिट लेंथ दी है ना रे बाबा रे, 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। अच्छा, तो ये 180 का स्क्वायर यानी 180 इंटू 180, और ये 2 10 टू दी पावर -2, वैसे ही ये 1 0 और 1 0 2 0 है ना, हाँ, तो ये 18 इंटू 18, और एक और एक 2 0 यानी ही 10 टू दी पावर 2, ये 2, ये 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर -2 कैंसल, तो 18 इंटू 18 इंटू 2, अरे ये तो साधा मल्टीप्लिकेशन है ना बाबा, और वो आता है 648 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गया 648 न्यूटन, ये आंसर आ गया रे बाबू। ऑप्शन बोलो, ऑप्शन ए है, यस। सब हाई फाई सारे प्रॉब्लम्स बता दिए रे बाबा। कल अभी हम वेव ऑप्टिक्स नया चैप्टर देखेंगे, तो उसके लिए पहले अभी आप पढ़ के आइए। और मैंने आपको बताया कि इसके वीडियोस अपलोड भी किए हैं,
स्टार्टिंग के वीडियोस अपलोड किए हैं। इसमें प्रोसेसेस है रे बाबू। कौन सी प्रोसेस है? इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है।